हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इग्नू के MSc 002 का चैप्टर नंबर 1। सब्जेक्ट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स और चैप्टर का नाम है क्लासिकल और केंद्रीय विचारधाराएं, मीन्स क्लासिकल एंड केंजियन आइडियोलॉजीज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे परिचय और विचारों के विभिन्न संप्रदाय, ठीक है। केंजियंस और जो अदर इकोनॉमिक्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो परिचय में है 1936 में प्रकाशित जॉन मेनार्ड केन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इससे पहले अर्थशास्त्र का अध्ययन राष्ट्रीय आय के वितरण तथा कीमत के निर्धारण जैसी आर्थिक समस्याओं तक ही सीमित था। तो 1936 में जब जॉन मेनार्ड केन्स ने अपनी पुस्तक लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उससे पहले जो अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता था, स्टडी की जाती थी, वो सिर्फ राष्ट्रीय आय के वितरण की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, या फिर कीमत का निर्धारण कैसे होगा, प्राइस फिक्सेशन कैसे होगा, वैसी आर्थिक समस्याओं तक ही सीमित था। निर्धनता, बेरोजगारी, पूंजी निवेश, आर्थिक समृद्धि तथा मुद्रास्फीति जैसे मुद्दों पर अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत विचार नहीं होता था। 1929 से लेकर 1933 तक की विश्वव्यापी मंदी के दौरान क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की पूर्ण रोजगार की अवधारणा विफल साबित हो गई थी तथा मंदी के दौर से राहत पाने के लिए नए आर्थिक विश्लेषण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी। तो जैसा कि हमें पता है कि 1929 में मंदी हुई थी और ये लगभग 1933 तक चली थी। तो इसमें ना पूरे वर्ल्ड में ही मंदी हो गई थी। विश्वव्यापी मंदी के दौरान क्या हुआ था, जो क्लासिक अर्थशास्त्री थे, जो पुराने परंपरागत अर्थशास्त्री थे, उनकी जो पूर्ण रोजगार की अवधारणा थी, वो कहते थे कि ये मान के चला जाता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की अवधारणा है, अर्थव्यवस्था अपने पूर्ण रोजगार पर कार्य कर रहे हैं। तो ये अवधारणा तो पूरी तरह विफल हो गई और मंदी के दौर से राहत पाना था, तो उसके लिए नए आर्थिक विश्लेषण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि मंदी के दौर से कैसे निकला जाएगा। तभी केन्जियंस ने अपना आर्थिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। तो उन्होंने कहा कि भी केन्जियंस ने कहा कि ये तो अवधारणा विफल हो गई, तो ये था कि विफल हो गई, ये तो सब कह रहे थे, लेकिन कोई तो इसके लिए फिर कोई विश्लेषण प्रस्तुत करे, कोई नई थ्योरी लाए। तो केन्स ने नई थ्योरी का प्रतिपादन किया था। केन्स के अनुसार स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में साधनों का पूर्ण तथा इष्टतम प्रयोग एवं बेरोजगारी की स्थिति में स्वतः सुधार के बाद पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करने की प्रवृत्ति जैसी कोई चीज़ नहीं होती। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में साधनों का पूर्ण और इष्टतम प्रयोग हो रहा है, यानी कि जो फ्री इकोनॉमी है उसमें जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, वो पूरी तरीके से और बिल्कुल ही इकोनॉमिकल उनका प्रयोग हो रहा है। और बेरोजगारी की स्थिति से हम स्वयं ही बाहर आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने कहा था जो पुराने अर्थशास्त्री मानते थे कि भाई बेरोजगारी की स्थिति में अपने आप ही सुधार हो जाएगा और पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करने को हम पूर्ण स्तर का हम प्राप्त कर लेंगे, ऐसी कोई प्रवृत्ति होती ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि 1929 की बेरोजगारी के बाद, विश्वव्यापी मंदी के बाद पूरी जो थ्योरी थी वो चेंज हो गई। केन्स ने लोगों को रोजगार तथा आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से उत्पादन तथा निवेश की आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि जो पुराने अर्थशास्त्री थे ना, ट्रेडिशनल थे, ठीक है, क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, वो कहते थे कि नहीं, सरकार को इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना, सप्लाई कर दो, डिमांड अपने आप हो जाएगी। और ये मान के चला जा रहा था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है। तो जब विश्वव्यापी मंदी आई 1929 में, तो केन्स ने कहा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, अपने आप ही हम बेरोजगारी से बाहर नहीं आ सकते, पूर्ण रोजगार के स्तर जैसी भी कोई स्थिति नहीं है। तो लोगों को रोजगार देना है और आय के साधन उपलब्ध करवाने हैं, तो इसमें सरकार को उत्पादन और निवेश की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। तो जैसे केन्जियंस कहते थे कि सरकार का कोई रोल नहीं है, लेकिन पुराने अर्थशास्त्री कहते थे कि सरकार का कोई रोल नहीं है, लेकिन केन्स ने कहा नहीं, सरकार को उत्पादन और निवेश की आवश्यकता पर बल देने के लिए कहा जाने लगा। यही नया आर्थिक विश्लेषण समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। तो ये जो है ना, न्यू इकोनॉमिकल एनालिसिस है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो मेन स्टडी करने वाली चीज़ है वो यही है। समष्टिगत अर्थशास्त्र में बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक विकास, सामान्य कीमत स्तर, निवेश, आय, राष्ट्रीय आय जैसे जो वेरिएबल्स हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो जो समष्टिगत अर्थशास्त्र है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, उसमें हमें पता है कि बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक विकास और सामान्य कीमत स्तर क्या होना चाहिए, निवेश कितना होना चाहिए, राष्ट्रीय आय जैसे वेरिएबल्स की स्टडी की जाती है। इस अध्याय में हम क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की अवधारणा के साथ साथ केन्स के विचारों की भी चर्चा करेंगे। तो ये था परिचय।
आगे चलते हैं कि विभिन्न विचार कौन से थे और केन्स के विचार क्या थे। तो विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किए गए आर्थिक दृष्टिकोणों एवं विचारों की प्रकृतिवादी, वाणिज्यवादी आदि विचारधाराओं के नाम से जाना जाता है। तो जो विभिन्न विद्वान हैं उनके के द्वारा किए गए आर्थिक दृष्टिकोणों एवं विचारों को किस नाम से जाना जाता है? प्रकृतिवादी, वाणिज्यवादी या इत्यादि के नाम से जाना जाता है। अब जो पुराने अर्थशास्त्री थे उनमें कौन? एक तो एडम स्मिथ, जो इकोनॉमिक्स के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। फिर थे रिकार्डो, माल्थस तथा जी.एस. मिल को अर्थशास्त्रीय अध्ययन तथा आर्थिक सिद्धांतों के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो इन सब अर्थशास्त्रियों को ये आर्थिक विकास के प्रतिपादन का क्रेडिट दिया जाता है। इनके विचार राष्ट्रीय आय, उत्पादन के साधनों के बीच वितरण, रोजगार से संबंधित है। इनके विचार किससे संबंधित है? नेशनल इनकम से, और जो हमारे फैक्टर्स होते हैं उत्पादन के, उनके बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और एम्प्लॉयमेंट आदि से संबंधित रहे हैं। विभिन्न विद्वानों के विचारों के आधार पर दो संप्रदाय महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? एक तो क्लासिक है, मीन्स ट्रेडिशनल, दूसरे हैं केन्जियंस विचारधारा। जो केन्स से सहमत है वो केन्जियंस विचारधारा के अर्थशास्त्री माने जाते हैं, और जो एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस, जी.एस. मिल से संबंधित है वो क्लासिक विचारधारा के अर्थशास्त्री माने जाते हैं। इस प्रकार विद्वानों के आर्थिक विचार संबंधी मतों को दो भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया जाता है। एडम स्मिथ, माल्थस, जी.एस. मिल आदि विद्वानों के आर्थिक विचारों का दृष्टिकोण सबसे पुराना है, ये ट्रेडिशनल है। इनकी गणना प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में तथा इनके सिद्धांतों को प्रतिष्ठित सिद्धांत माना जाता है। राष्ट्रीय आय, रोजगार, कीमत निर्धारण आदि समष्टिपरक विषयों के लिए इन अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण व्यष्टिपरक था। व्यष्टि मतलब जो माइक्रो है, और समष्टि होता है मैक्रो। ठीक है, तो समष्टिपरक विषयों के लिए अर्थशास्त्रियों का जो दृष्टिकोण था ना वो व्यष्टिपरक था। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित विषयों के लिए जो इनका दृष्टिकोण था वो माइक्रो से रिलेटेड था, क्योंकि अगर मैक्रो की स्टडी करनी है तो हमें माइक्रो का ज्ञान होना चाहिए। इन्होंने जेबीसे के बाजार नियम के आधार पर व्यवस्था में पूर्ण रोजगार की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। इन्होंने कहा था जेबीसे ने कि बाजार में पूर्ण रोजगार की स्थिति है, ठीक है, और सप्लाई कर दो, डिमांड अपने आप ही पैदा हो जाएगी, तो उससे संबंधित थी। परिवर्ती अर्थशास्त्रियों में जे.एस. केन्स का नाम प्रमुख है। तो पूर्ववर्ती तो थे पहले वाले माल्थस, मिल, रिकार्डो और एडम स्मिथ। जो परवर्ती यानी कि बाद के अर्थशास्त्री है उसमें जे.एस. केन्स का नाम प्रमुख है, जिनकी धारणाओं को केंद्रीय विचारधाराओं के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय विचारधाराओं के अर्थशास्त्री तीन बातों पे मत रखते हैं। जो अर्थशास्त्री केन्स के विचारों से सहमत है वो तीन बातों पर सहमत है। नंबर एक, उत्पाद, रोजगार तथा कीमतों के निर्धारण में मांग तथा पूर्ति की सापेक्ष भूमिका है। मांग और पूर्ति दोनों की ही भूमिका होती हैं किसी भी उत्पाद, रोजगार और कीमतों के निर्धारण में। खाली सप्लाई करने से कुछ नहीं होता और खाली डिमांड करने से भी कुछ नहीं होता, दोनों की ही भूमिकाएं महत्वपूर्ण है। दूसरा था कीमत और मजदूरी के निर्धारण में लोचशीलता होनी चाहिए कि कोई किसी चीज़ की कीमत कितनी रखी जाएगी, उसके वेजेस कितने दिए जाएंगे। इसमें लोचशीलता यानी कि इलास्टिसिटी होनी चाहिए, ये रिजिड नहीं होना चाहिए। थर्ड है वास्तविक क्षेत्र तथा मौद्रिक क्षेत्र में द्विभागीकरण। जो वास्तविक क्षेत्र है, रियल जो एरिया है वो, और जो मॉनेटरी एरिया है उसमें द्विभागीकरण होना चाहिए। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत जेबीसे की उस धारणा की पुष्टि करते हैं जिसके अनुसार अर्थव्यवस्था में पूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है। तो जो जेबीसे थे वही कहते थे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ति कर दो, मांग स्वयं ही सृजित हो जाएगी। इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होने पर स्वयं में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कि उनका कहा था कि अगर बेरोजगारी है तो उसकी स्थिति होने पर खुद ही उसमें सुधार हो जाएगा, इसमें गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करने की कोई नीड नहीं है। और ये प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त नहीं हो जाता। जब पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त हो जाएगा फिर से दोबारा इकोनॉमी चलेगी। तो केंद्रीय विचारधारा के अनुसार जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी विद्यमान होती है, मांग अपनी आपूर्ति स्वयं उत्पन्न करती है। तो उन्होंने कहा था कि जब बेरोजगारी होती है तो मांग अपनी आपूर्ति स्वयं उत्पन्न करती है। क्लासिक अर्थशास्त्रियों का विश्वास मुक्त व्यापार में था। वो कहते थे, क्लास की जो पहले वाले थे, कि भाई फ्री इकोनॉमी है, फ्री ट्रेड है, और वे आर्थिक क्रियाओं में न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के पक्षधर थे। तो उन्होंने जो क्लासिकल थे वो कहते थे नहीं, सरकार का हस्तक्षेप होना नहीं चाहिए, अगर है तो बहुत कम है। जबकि कई प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जैसे कि लेजर फेयर, हमें अकेला छोड़ दो के सिद्धांत का
अनुपालक था। जैसे वो कहते थे कि गवर्नमेंट को कोई इसमें दखल नहीं देना, लेज़र फेयर मतलब हमें अकेला छोड़ दो, उस सिद्धांत पर वो अपने आप को चलाते थे। इसका अर्थ था कि सरकार का आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार बाजार की शक्तियाँ जैसे मांग और पूर्ति निरंतर कार्य करती रहती हैं तथा कीमत के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो क्लासिकी अर्थशास्त्रियों का मत था कि समग्र आपूर्ति वक्र ऊर्ध्वाधर होता है, यानी कि ऐसा होता है, अतः उत्पाद तथा रोजगार के संतुलन में परिवर्तन नहीं आता। तो ट्रेडिशनल जो इकोनॉमिक्स थे वो मानते थे कि जो भी एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगा ना वो ऊर्ध्वाधर होगा, ऐसे होगा, जबकि हमें पता है कि वो केंजियंस के हिसाब से वो 45 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो 45 डिग्री पर एएस वर्क होता है, लेकिन जो ये मानते थे ट्रेडिशनल वो कहते थे कि ऊर्ध्वाधर होता है, 90 डिग्री एंगल पर होता है ऐसे। ठीक है, और इस तरह डिमांड है, डिमांड कम या ज़्यादा होगी तो प्राइस अपने आप ही फिक्स हो जाएंगे। तो उनका ये मानना था। उत्पाद और कीमत निर्धारण की क्लासिकी विचारधारा ये थी। प्रमुख रेखा चित्र में जो प्रस्तुत है रेखा चित्र, उसमें क्या कहा गया कि समग्र मांग में कमी के कारण जब मांग वक्र एडी से सरक कर एडी डैश हो जाता है, ऐसे बनाया था ना हमने, तो ये मांग वक्र था एडी, वो सरक कर एडी डैश हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मांग में कमी है तो लेफ्ट हैंड पे हो गया, अगर वृद्धि होती तो राइट हैंड पे हो जाता। ठीक है, तो जब ये कमी के कारण एडी से सरक कर एडी पर हो जाता है तो कीमत भी ओपी से OP1 तक सरक जाती है। तो जैसे ये था ना, ऐसे ऐसे सरक गया, तो पहले कीमत निर्धारित होती थी ये OP से, अब कीमत निर्धारित होगी यहाँ पर OP1 तक। कीमत कम हो जाएगी क्योंकि मांग में कमी है तो कीमत में भी कमी आएगी ही। तो इस तरह मजदूरी दर में कमी होती है जिससे पूर्ण रोजगार का स्तर बना रहता है। तो जब कीमत कम हो जाएगी तो मजदूरी दर में कमी होगी और पूर्ण रोजगार का स्तर बना रहेगा, सिर्फ मजदूरी दर में कमी आ जाएगी। सन 1929 की महामंदी के दौरान क्लासिकी अर्थशास्त्रियों की अवधारणा से लोगों का विश्वास उठ गया, क्योंकि यह सिद्धांत महामंदी से उबरने में बिल्कुल विफल रहा। तो उनके हिसाब से जो क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते थे कि जो हमारा AS होगा समग्र आपूर्ति वक्र, वो 90 डिग्री के एंगल पर होगा और अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। कीमत में मांग में कमी आने पर कीमत अपने आप कम हो जाएगी। यह सिद्धांत से महामंदी से उबरने में ये बिल्कुल विफल था, इसलिए लोगों का जो विश्वास था इस पर से उठ गया। इसी मंदी के समय केंद्रीय अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। केन्स के अनुसार मंदी का मुख्य कारण था मांग में कमी तथा बेरोजगारी के कारण आय में हुई कमी से उत्पन्न हुई है। तो क्या कह रहे थे केन्स? वो कह रहे थे कि मंदी का मुख्य कारण था मांग में कमी। ठीक है, मंदी क्यों हो रही है? क्योंकि मांग नहीं है। डेफिनेटली मंदी कब होती है? जब मांग नहीं होती, सप्लाई ज़्यादा होती है, मांग होती नहीं है। तथा बेरोजगारी के कारण, अब मांग में कमी है और बेरोजगारी। अब मांग क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बेरोजगारी है, लोगों के पास काम नहीं है, काम नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो मांग नहीं हो रहा है, और मांग नहीं हो रही तो क्या होगा कि सप्लाई ज़्यादा हो जाती है मार्केट में और मांग नहीं होती। तो इसकी वजह से मांग में कमी हो गई, और जो बेरोजगारी थी उसकी वजह से आय में कमी हुई थी, उसके कारण उत्पन्न हुई है ये मंदी। इस कारण हुई है क्योंकि मांग में कमी है और बेरोजगारी के कारण आय में कमी है। अतः उन्होंने मांग बढ़ाने के लिए रोजगार में अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। तो उन्होंने कहा कि अगर बेरोजगारी नहीं होगी तो फिर आय में कमी नहीं होगी, आय में कमी नहीं होगी तो मांग में कमी नहीं होगी, मांग में कमी नहीं होगी तो बाजार की अर्थव्यवस्था ढंग से काम करेंगी। तो उनका मेन कारण क्या था कि जो मांग में कमी है वो किस कारण? बेरोजगारी के कारण। तो बेरोजगारी को दूर करो, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराओ, तो अपने आप ही ये स्थिति काबू में आ जाएगी। केन्स के अनुसार अल्पकाल में कभी भी समग्र पूर्तिवक ऊर्ध्वाधर नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो अगर लॉन्ग टाइम में तो फिर भी वो ऊर्ध्वाधर हो सकता है, लेकिन अल्पकाल में, शॉर्ट पीरियड में तो कभी भी ये ऐसे वर्टिकल नहीं होगा, ऊर्ध्वाधर नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान कीमत और मजदूरी में जड़ता पाई जाती है। अर्थात उनमें जैसा है वैसे ही बने रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि अल्पकाल में समग्र पूर्तिवक कभी ऊर्ध्वाधर नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान क्या है, कीमत में और मजदूरी में जड़ता पाई जाती है, यानी कि वो रिजिड होती हैं, जैसी हैं वैसी रहेंगी, क्योंकि अल्पकाल इतना छोटा पीरियड होता है कि इसमें ना मजदूरी ना ही कीमत चेंज होती है, उसमें जैसा है वैसे ही बने रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस तरह मांग में कमी के मुताबिक अल्पकाल में समग्र पूर्तिवक क्षैतिज तल पर या ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। ठीक है, तो कैसा होता है? उन्होंने कहा क्षैतिज तल पर या तो ऐसा होगा या फिर ऊपर की ओर उठता हुआ होगा। ठीक है, तो मांग में
कमी के कारण अल्पकाल में समग्र पूर्ति वक्र शक्ति तल पर या ऊपर की ओर उठता हुआ होगा, जबकि दीर्घकाल में ऊर्ध्वाधर होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये पूर्ति वक्र है वो ऊर्ध्वाधर होगा, लेकिन अल्पकाल में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कीमत और मजदूरी में जड़ता पाई जाती है। अतः क्लासिकल मॉडल दीर्घकाल में व्याख्या करते हैं, जबकि केन्सवादी मॉडल अल्पकाल में व्याख्या करता है। तो दीर्घकाल में तो ऊर्ध्वाधर हो सकता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो क्लासिकल मॉडल था वो कहाँ पे काम कर सकता है, वो दीर्घकाल की व्याख्या कर सकता है। अल्पकाल में केन्स का मॉडल व्याख्या करता है। केन्स का समष्टिपरक आर्थिक मॉडल भी आलोचना से घिरा हुआ है। तो केन्स ने बेशक समष्टिगत आर्थिक मॉडल दिया मैक्रो इकोनॉमिक्स का, लेकिन वो भी उसको क्रिटिसाइज़ करने वाले भी बहुत लोग थे और वो भी आलोचना से घिरा हुआ है। उनमें कौन थे क्रिटिसाइज़ करने वाले में? हिग्स, सैमुअल्सन जैसे अर्थशास्त्रियों ने केन्स की रूढ़िगत धारणाओं की आलोचना की तथा केन्स के विचारों का ही विस्तार किया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि केन्स की रूढ़िगत धारणाओं की तो आलोचना की, लेकिन बाद में जो केन्स के विचार थे ना, उन्हीं को उन्होंने और एक्सपेंड किया, विस्तार किया। इसे ISLM मॉडल का नाम दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ISLM मॉडल पेपर में मोस्टली आता है, 90% हर बार ये आया हुआ है, तो इसको भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ISLM का मॉडल क्या होता है। अतः ISLM मॉडल प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों के समन्वय का एक प्रयास है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हमने क्या रीड किया कि केन्स का जो समष्टिपरक आर्थिक मॉडल था वो भी क्रिटिसाइज हुआ था। हिग्स और सैमुअल्सन जैसे अर्थशास्त्रियों ने केन्स की रूढ़िगत धारणाओं की आलोचना तो की थी, लेकिन साथ ही केन्स के विचारों का ही उन्होंने एक्सपेंड किया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम आपसे वैसे सहमत नहीं है, लेकिन उनके विचार इतने सही थे कि उन्होंने हिग्स, सैमुअल्सन आदि ने उन्हीं का विस्तार किया और ISLM मॉडल के नाम दिया उसको, अपना नाम लगा के ISLM मॉडल का नाम दे दिया, केन्स के विचारों का विस्तार करके। ठीक है, तो ये क्या है, ISLM मॉडल प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों के समन्वय का ही एक प्रयास है। केन्सवादी की रूढ़ियों के कारण उत्पन्न चुनौतियों का वर्णन नवीन क्लासिकल अर्थशास्त्रीय पदबंध के माध्यम से किया गया है। तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स है ना, उसके हिसाब से किया गया है। किसका वर्णन? केन्स की रूढ़ियों के कारण उत्पन्न चुनौतियों का वर्णन। ठीक है, तो जो केन्स थे उनकी रूढ़ियों के कारण जो भी चैलेंजेस आ रहे थे उसका वर्णन न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स में किया गया है। तो नव केन्सवादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं वो नव केन्सवादी अर्थशास्त्री कहा जाता है उनको हिंदी में। उनके अनुसार सूची लागत, समग्र मांग की बाह्यताएं तथा समन्वय असफलता के कारण कीमतों में जड़ता आ जाती है। तो उन्होंने कहा था जो सूची लागत है यानी कि जो कॉस्ट है, समग्र मांग मीन्स एग्रीगेट डिमांड, और कि जो उसकी एक्सटर्नलिटीज़ हैं, बाह्यता हैं, और समन्वय असफलता जो उनमें आपस में समन्वय नहीं है, उसकी असफलता के कारण ही कीमतों में जड़ता आ जाती है, यानी कि वो रिजिड हो जाती हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा है परिचय। क्या इसमें हमने पढ़ लिया कि भाई 1936 में एक केन्स की पुस्तक आई थी, उसके बाद चेंजेस हुए, नहीं तो सब पुराने ही मॉडल को माना करते थे। फिर नई विचारधारा आई, पुराने में थे एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस और GS मिल, और नए में थे केन्स और केन्स को मानने वाले लोग। तो इसमें हिग्स और सैमुअल्सन भी आए थे और उन्होंने इनके विचारों का आगे विस्तार किया था और ISLM करके हिसाब से इसको समझाया था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। हम इग्नो के